बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड फिज़िक्स ऑफ सॉलिड से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में आए हुए उन्हें डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एमसीक्यूज़ जिस टॉपिक में से आया उस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कौन कौन से और एमसीक्यूज़ बन सकते हैं जो कि फ्यूचर में पेपर में आ सकता है। तो इससे आपको जब हम बेसिकली पास्ट पेपर पढ़ते हैं उसका बेनिफिट, उसकी स्ट्रैटेजी ही ये होती है कि आप जस्ट उस एमसीक्यूज़ को रीड नहीं करें, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ बन सकते हैं आप उन्हें भी रीड करें, ताकि फ्यूचर में है आपको आसानी हो और आपको ये भी आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज़ किस तरह से बन के आते हैं। तो ये दो काम जो है वो हमने करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम एमसीक्यूज़ को, जो 2011 से लेकर 2020 तक आ चुके हुए हैं उन्हें रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज मैग्नेटाइजेशन। अब ये कैसे है मैग्नेटाइजेशन, इसकी रीजनिंग क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक डायपोल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है जी हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है कि अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी करता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल मोशन करता है तो उसकी वजह से जो उसका करंट प्रोड्यूस होता है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एरिया ऑफ द ऑर्बिट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस में निकालना चाहे तो उसका ये रिलेशन है, म्यू इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू आर विच इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो दो तरह का होता है, वो होता है जी ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी और इंट्रिंसिक या स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये दो तरह का होता है। अब उस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम पे तो हमें मिलती है मैग्नेटाइजेशन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की या स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का पता होना ज़रूरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रखता है। इलेक्ट्रॉन जो एंगुलर मोमेंटम का जनरल रिलेशन है वो है जी आर क्रॉस पी। अब आर क्रॉस पी में पी की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू एम आर वी साइन थीटा। लेकिन अगर हम इसको एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अगर हम बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ, अगर इस रिलेशन को लिंक करना हो कि मेरे पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, और जो एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, अगर मैंने इसका रिलेशन निकालना है तो म्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई एल ओवर 2m। एल इज़ द एंगुलर मोमेंटम, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है एंगुलर और जो एंगुलर मोमेंटम है ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होता है, दैट इज़ बोहर मैग्नेटॉन। अब हम ये कहते हैं कि जी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम का पता होना ज़रूरी है। तो बोहर ने अपने पॉस्टुलेट्स में ये बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, जिसका रिलेशन ये है L इज इक्वल्स टू NH ओवर 2π, ये इसका रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम का। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम के इस रिलेशन को यहाँ L में पुट कर देंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू NEH ओवर 4πm। अब n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, EH ओवर 4πm, ये हमारे पास पूरी वैल्यू किसकी आ जाएगी, EH ओवर 4πm, ये वैल्यू आ जाएगी बोहर मैग्नेटॉन की। अगर हम बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, 4π इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻24 जूल पर टेस्ला। अब इसमें से सिर्फ एक एमसीक्यूज आया हुआ है कि जी जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट वो किसका होता है, मैग्नेटाइजेशन का। अब दैट डजेंट मीन कि यही एमसीक्यूज रिपीट होगा, हो भी सकता है रिपीट, लेकिन इसके चांसेस तो 1 2 या 3% है। लेकिन बाकी आपने इसमें से क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को इस तरह से रीड करना है कि इसमें से ये एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। आगे है जी, हमने अभी तक बात की जी एंगुलर
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। इंट्रिंसिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छुपी हुई होती है। इंट्रिंसिक का लफ्ज़ी मतलब होता है छुपा हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन की करेक्टरिस्टिक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मैस है, इस तरह से स्पिन भी इसकी करेक्टरिस्टिक है जो कि इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसलिए हम इसको इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कहते हैं और स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। तो अगर इसका रिलेशन निकालना हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का रिलेशन निकालना हो, तो स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू ES, दैट इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय m, ठीक है, विच इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमने यूनिट निकालना हो न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो न्यूक्लियस है वो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, दैट इज़ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है, इन दोनों की वजह से एंगुलर मोमेंटम भी होता है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है ऑर्बिटल, और स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है। तो अगर हम ये बात करें कि इसी तरह से अगर हम इनके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के यूनिट की बात करें तो वो होगा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन का जो रिलेशन है या जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमारे पास कहाँ से निकलेगी, इसी रिलेशन में से निकलेगी। वो हमारे पास क्या है, EH/4πm। E is basically the charge of proton, H is Planck's constant, 4π is also constant, and m is the mass of proton, that is 1.67 multiplied 10⁻⁻27। तो वो वैल्यू आप पुट करेंगे तो इसकी जो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू है 5.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 जॉल पर टेस्ला आ जाएगी। ये न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू है। अब हमारे पास सेकंड MCQs है। अभी जब हमने फर्स्ट MCQs डिस्कस किया तो हमने जस्ट उसको रीड नहीं किया, हमने उससे रिलेटेड जो जो एक्सपेक्टेड MCQs बन सकते थे उन सब को रीड किया, उस पूरे आर्टिकल को स्टडी कर लिया। टाइम भी सेव हो गया और हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड ये MCQs आ सकते हैं, तो हमने इतना पोर्शन जो है वो उसको सिक्योर कर लिया है। सेकेंड MCQs है, द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, यानी कि वो क्वांटम नंबर जो पोजीशन से लिंक नहीं करता। अगर हम n की बात करें, n क्या है जी, क्वांटम नंबर जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स को बताता है कि कौन सा ऑर्बिट होगा, K, L या M या कोई कौन सा ऑर्बिट होगा। L की बात करें, अजीमुथल क्वांटम नंबर, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में या किस सब ऑर्बिटल में होगा, दैट इज़ या S ऑर्बिटल, P, D या F। M जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जबकि D इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि D हमें सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में है या स्पिन डाउन में है। तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी एक करेक्टरिस्टिक है, स्पिन वैसे भी करेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉन की, ये पोजीशन से लिंक नहीं करती। इसके अलावा थर्ड MCQs है, द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसका करेक्ट आंसर है, 2011 में ये MCQs आया हुआ है। अब एंगुलर मोमेंटम इसका करेक्ट आंसर कैसे है, बोहर ने ये बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, NH/2π के रिलेशन को लेते हैं, n और 2π ये दोनों हो गए कांस्टेंट। h हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल इंटू सेकेंड। तो अब हम जस्ट इस ऊपर वाले रिलेशन में जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो जो h का यूनिट होगा वही हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट होगा। तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसके अलावा 2015 में MCQs आया है। फोर्थ MCQs, द क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिट ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज S, दैट इज़ द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये वही MCQs रिपीट है, सिर्फ उसकी जो वर्डिंग है उसको चेंज किया है, जो सिर्फ हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो उसकी पोजीशन को या उसके ऑर्बिट्स को डिस्क्राइब नहीं करता, वो जस्ट उसकी पोजीशन जो सिर्फ वो स्पिनिंग को डिस्क्राइब करता है कि वेदर द इलेक्ट्रॉन इज इन स्पिन अप और स्पिन डाउन। 2011 में MCQs आया है। MCQs नंबर 5 है, द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ एन आयरन इज 1023। जो आयरन की क्यूरी टेम्परेचर होती है वो होती है 750 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 750 में ऐड कर देंगे 273 तो वो 1023 बन जाएगा। अब अगर हम सिर्फ आयरन के क्यूरी टेम्परेचर की बात करें तो हम ज़रूरी नहीं कि अब आयरन का ही रिपीट हो सकता है किसी और मटेरियल की बात करें। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो ये समझते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है। वो टेम्परेचर जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
तब्दील हो जाए पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, उसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और ये क्यूरी ने बताया था। इसके अलावा अगर हम आयरन के अलावा बात करें गैडोलिनियम की और डायस्पोरियम की बात करें कि इसका जो हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर है वो क्या है, वो रूम टेम्परेचर ही होता है ऑलमोस्ट, यानी कि रूम टेम्परेचर तो नहीं 16 डिग्री है। अब रूम टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री होता है, तो ये इवन 25 डिग्री पर जो डायस्पोरियम है ये पैरामैग्नेटिक मटीरियल होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटीरियल बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा पैरामैग्नेटिक मटीरियल होता क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल होता है, मैं आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ। जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है उसकी जो डोमेन्स होती हैं वो अलाइंड होती हैं, जो पैरामैग्नेटिक मटीरियल है इसकी डोमेन्स जो हैं वो रैंडमाइज्ड होती हैं, ठीक है, रैंडम होती हैं। बाद में वो फिर अलग एक बात है कि उसमें आप एक्सटर्नल या अप्लाइड फील्ड लगाते हैं या अप्लाइड फील्ड नहीं लगी हुई, दैट इज़ अनदर थिंग, बट वो रैंडमाइज्ड होते हैं। Sixth MCQs है, the temperature at which resistivity of materials become zero is called critical temperature, और ऐसे मटीरियल को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। 2011 में ये MCQs आया है। अब हमारे पास ऐसा मटीरियल जिसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए, वैसे तो हम ये नहीं तसव्वुर करते कि अच्छा एक ऐसा मटीरियल भी है जिसकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जानी है, यानी कि रेजिस्टेंस होनी ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हमारे पास सुपर कंडक्टर एक ऐसे मटीरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी एक ख़ास टेम्परेचर पे हो जाती है ज़ीरो, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम इससे रिलेटेड ये भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल की कितनी कितनी क्रिटिकल टेम्परेचर होती है। मरकरी जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 है। इसके अलावा एलुमिनियम की 1.18 है, टिन की 3.72 है और लेड की 7.2 केल्विन है, केल्विन आना है यहाँ पर, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं अलॉयज़ होते हैं, कुछ अलॉयज़ भी हैं ऐसे जो सुपर कंडक्टर के तौर पे काम करते हैं, जैसा कि यट्रियम, बैरियम, कॉपर ऑक्साइड, इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 163 केल्विन, ठीक है जी। 7th MCQs है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। 2011 में ये MCQs है। स्मॉल एंड पॉजिटिव किस तरह से, देखें जी, ये रीजनिंग इसकी क्या है, रेशियो बिटवीन म्यू नॉट एम एंड के माइनस म्यू नॉट एम एंड बी। म्यू नॉट एम क्या है, हमने ये पढ़ा कि पैरामैग्नेटिक मटीरियल की जो डोमेन्स होती हैं वो होती है रैंडमाइज्ड, इसलिए उनकी मैग्नेटाइजेशन होती है उस टाइम पे ज़ीरो। लेकिन अगर हम पैरामैग्नेटिक मटीरियल को अगर किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लगाएं या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अप्लाई करते हैं उसके ऊपर फील्ड, तो उसकी डोमेन्स हो जाती हैं अलाइंड, जिसकी वजह से वो टाइनी मैग्नेट के तौर पे काम करता है। जब वो टाइनी मैग्नेट के तौर पे काम करता है तो म्यू एम उसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी स्पिन भी कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी के माइनस एम। अब के माइनस एम हमारे पास क्या है, के हमारे पास होती है इसकी परमिएबिलिटी -1, के -1 होता है इसकी वैल्यू, कांस्टेंट है ये वैल्यू। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स के लिए परमिएबिलिटी की बात करें या ससेप्टेबिलिटी की बात करें तो वो होती है 10⁻³ टू 10⁻⁻6, यानी कि 10 की ताकत -3 से लेकर 10 की ताकत -6 तक जो है वो नॉन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स के लिए इसकी परमिएबिलिटी होती है, जिसको हम पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम पैरामैग्नेटिक मटीरियल के लिए ये बात करते हैं तो सपोज़ अगर हमारे पास किसी मटीरियल की परमिएबिलिटी है सपोज़ 4 × 10⁻⁻3, अब इसको जस्ट स्टैंडर्ड नोटेशन में कर लें तो 0.004 हो जाएगा। अब 0.004 इज़ स्मॉल इनफ, स्मॉल तो है 0.004, लेकिन साथ में ये क्या है, पॉजिटिव भी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर स्मॉल एंड पॉजिटिव है। द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट्स एनर्जी टू मैग्नेटाइज। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप हमें ये बताता है कि मटीरियल जो है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर है। हम इस ग्राफ को देखते हैं, इस लूप को देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, उसको हम सोलेनोइड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उसको हम एसी करंट सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम एसी करंट सोर्स की बात करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव साइकिल होता है और उसका एक नेगेटिव साइकिल होता है। जब उस एसी का पॉजिटिव साइकिल चल रहा होता है तो मटेरियल जो है वो उसकी जो डोमेन्स होती हैं वो अगर कुछ अलाइंड नहीं भी हैं तो वो अलाइंड होना शुरू हो जाती हैं। जब उसकी डोमेन्स कंप्लीटली अलाइंड हो जाती हैं उस पॉजिटिव साइकिल के बाद, तो एक टाइम आता है कि आप करंट दे भी रहे हो तो अलाइंड जो डोमेन्स हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आ चुके हुए हैं, यानी कि सैचुरेट हो गए, यहाँ लिखा हुआ है सैचुरेशन। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, आप अब करंट को बंद कर देते हैं, बट स्टिल जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक वो स्टिल उसके डोमेन्स तो अलाइंड हुई हैं, ठीक है। उसकी अलाइनमेंट को हम वैसे भी कहते हैं कि परमानेंट अलाइनमेंट रखते हैं।
जब डोमेन्स उसके अलाइंड हुई हैं तो उससे क्या होगा, वो मटेरियल तो मैग्नेटाइज्ड हुआ है। जब मटेरियल मैग्नेटाइज्ड है तो फिर इसका मतलब वो मटेरियल रिटेंटिविटी पे है या रेमेनेंस पे है, तो ये उसकी रेमेनेंस है जो उसने एरो से शो किया ब्लू लाइन से। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस मटेरियल को करना चाहते हैं डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज के लिए हम क्या करते हैं, करंट की जो डायरेक्शन है उसको कर देते हैं रिवर्स। जब उसकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं और उस करंट को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, हमने स्विच ऑफ कर दिया ना, अब हम करंट की रिवर्स डायरेक्शन करके उसका करंट का बटन चला देते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं, करंट इंक्रीज करता है तो मटेरियल होना शुरू हो जाता है डीमैग्नेटाइज। जब मटेरियल होता है डीमैग्नेटाइज तो मटेरियल कहाँ पे होता है, कोरेक्टिविटी पे होता है। मटेरियल जब डीमैग्नेटाइज होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वो कभी भी मटेरियल जो है वो ओरिजिन की वाले पाथ को फॉलो नहीं करता, वो एक लूप बना देता है। तो ये जो शेडेड एरिया में आप ये जो पर्पल लाइन के अंदर जो लूप है ना, इसका ये जो एरिया है वो जस्ट हमें ये बताता है कि एक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो उसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया होगा। अब हम हिस्टैरिसीस लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हिस्टैरिसीस लूप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने ये देखना होता है कि मटेरियल हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, और जो लाइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो इधर मेंशन्ड है रिटन फॉर्म में। इसके अलावा अगर आपको ये पता हो कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल हार्ड है, तो स्टील जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है और आयरन जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और स्टील भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, इनकी अलाइनमेंट, जो आयरन की अलाइनमेंट है ना डोमेन्स की, वो जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, ये बाय नेचर इस तरह के हैं। इसके अलावा 9th MCQs है 2011 में आया हुआ है, द स्ट्रेस दैट चेंज द शेप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड शीयर स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जो किसी मटेरियल की शेप को चेंज कर दे उसे कहते हैं शीयर स्ट्रेस। इसके अलावा ये आपको पता है कि ऐसा स्ट्रेस जो किसी मटेरियल की लेंथ को चेंज कर दे उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अगर किसी मटेरियल की वॉल्यूम को चेंज कर दे स्ट्रेस तो उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है जी। अब हमारे पास स्ट्रेन भी होता है। स्ट्रेन बेसिकली होता है द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ और द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, डेल एल ओवर एल उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डेल वी ओवर वी, और अगर हम शेयर स्ट्रेन की बात करें तो वो होता है डेल ए ओवर ए, जिसको हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिखा हुआ है डेल ए ओवर ए, ये स्ट्रेस हो गया। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की बात करनी तो फिर वो मॉडुलस बन जाता है। लेकिन अगर हम शेयर की बात करें, शेयर मॉडुलस की, तो उससे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और शेयर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का फॉर्मूला है एफ ए ओवर tan थीटा। एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है जी, आप उसकी जस्ट वैल्यू को पुट कर दें। ओके, उसके बाद है जी 10th MCQs 2011 में ये MCQs आया हुआ है, और ये क्या है जी, पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड एलिमेंट्स आर सेमीकंडक्टर। अच्छा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ये बात है कि जी क्या होता है ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। किसी भी मटेरियल का जो वैलेंस बैंड है या तो वो पार्शली फिल्ड हो सकता है या तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं हो सकता। अगर मैं कंडक्शन बैंड की बात करूँ, किसी भी मटेरियल का कंडक्शन बैंड या तो पार्शली फिल्ड होगा या एम्प्टी हो सकता है। अब उसने कहा हुआ इस क्वेश्चन में, इस MCQs में, कि ऐसे मटेरियल का जिसका वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स, हम तीनों की बात कर लेते हैं, हम तीनों को स्टडी कर लेते हैं। कुछ भी पॉसिबिलिटी है इन तीनों में से आने की तो हम तीनों को स्टडी करते हैं। दोज मटेरियल विच हैव पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड आर सेमीकंडक्टर्स, जिनका वैलेंस कंडक्शन बैंड दोनों पार्शली फिल्ड हो। ऐसे मटेरियल जिनका कंडक्शन बैंड तो कम्प्लीटली फिल्ड हो और इनका वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड हो, बट कंडक्शन बैंड उनका एम्प्टी, उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। और वैसे भी इनके कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान गैप ही बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर्स की वजह से, इसलिए ये कंडक्शन नहीं कर पाते बैंड गैप ज़्यादा होने की वजह से। और जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जहाँ ओवरलैप्ड करता है वो होते हैं कंडक्टर्स, क्योंकि ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास आउट कर देते हैं दोनों बैंड में से। वैलेंस, इनका जो गैप होता है वो भी कम होता है, बैंड गैप। 11th MCQs 2017 में आया हुआ है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अनइक्वल एंड एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्पिन ऑर्बिट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये होता है, अभी मैं फेरो की बात कर रही हूँ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें जो डोमेन्स होते हैं या जो स्पिन ऑर्बिटल अरेंजमेंट होती है ये पैरेलल भी होते हैं और ये इक्वल मैग्नीट्यूड भी रखते हैं। लेकिन वो जो जिनकी डोमेन्स अनपैरेलल हो, ठीक है,
सॉरी एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल मतलब अरेंजमेंट जो है वो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल हो, सेम ना हो, उन्हें हम फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। दोनों में फ़र्क ही ये है, फेरो और फेरी में। 12th MCQs है 2017 में ये MCQs आया है। मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस ड्यू टू बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होती है और स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होती है। तो जब दोनों की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है तो फिर उसकी स्पिन ऑर्बिट दोनों मोशन की वजह से मैग्नेटाइजेशन होगी। ठीक है जी। इसके बाद है 13 MCQs 2017 में ये MCQs आया है। द टेम्परेचर अबव विच एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल बिकम पैरामैग्नेटिक मटीरियल इज कॉल्ड नील टेम्परेचर। और सबसे पहले ये बात नील ने ऑब्जर्व की थी। अब हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें ये हैं कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल पैरामैग्नेटिक मटीरियल में जाएगा तो उसे कहते हैं क्यूडी टेम्परेचर। अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल पैरामैग्नेटिक मटीरियल में जाएगा तो उसे कहते हैं नील टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल अलाइंड भी होते हैं और इक्वल अरेंजमेंट भी होती है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल में सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो वो ऑपोजिट हो जाती है, बाकी सब सेम ही होता है, यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम ही होती है। 14th MCQs है द एनर्जी गैप इन सेमी कंडक्टर इज लेस देन दैट ऑफ इंसुलेटर्स। ये तो मतलब कॉमन सी बात है कि जो इंसुलेटर होती है उनका बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, सेमी कंडक्टर का बैंड गैप होता है लेकिन कम होता है। ऑलमोस्ट हम अब जनरली नहीं कह सकते, हर मटीरियल का डिफरेंट होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लाजमन होता है। और जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओवरलैप्ड हुए होते हैं उनके बैंड गैप्स, तो इस वजह से जो सेमी कंडक्टर का जो बैंड गैप होता है वो कम होता है इंसुलेटर की निस्बत। 15th MCQs है 2020 में। रिसेंटली MCQs आया व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इट इज रेफर्ड एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कैसे? एक सिलिकॉन है उसमें आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इंसर्ट कर दी, यानी कि आपने डोप्ड कर दिया, उसको एक्सट्रिंसिक बना दिया सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन के अंदर जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो सिलिकॉन ने 4 बॉन्डिंग बनानी होती है, जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको मजीद जो है वो 4 चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसके मजीद आखिर पे 4 बॉन्डिंग हो सके। लेकिन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वो होता है जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस बैंड में या वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 से तो वो कर लेगा, लेकिन जो सिलिकॉन है उसका जो चौथे वाला होता है ना, वो उसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन उसके पास होता नहीं, क्योंकि उसने तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली होती है, वो इंसर्ट की होती है, उसकी डोपिंग की होती है। तो फिर क्या होता है कि वो जो एक होल है ना वो क्रिएट हो जाता है। जब होल क्रिएट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, मटीरियल पी टाइप जो है वो मटीरियल बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है तो इसका मतलब इसके पास एक होल है और इसको मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि इसने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसके अलावा अगर आप बात करें पेंटावलेंट की, अगर आप पेंटावलेंट इंसर्ट करते हैं तो पेंटावलेंट के पास क्या होता है जी, पहले तो ये पता होना चाहिए पेंटावलेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, आर्सेनिक, एंटीमनी या फॉस्फोरस, ये 5th ग्रुप के हैं। जब आप इसको इंसर्ट करते हैं तो सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसके पास पेंटावलेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक्स्ट्रा। अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है तो इट मीन्स कि ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो पेंटावलेंट जो है वो एक तो डोनर हमारे पास इम्प्योरिटी होगी, दूसरा ये मटीरियल बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटीरियल। और इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पेंटावलेंट इम्प्योरिटी में होगा वो थर्मल एनर्जी की वजह से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है जी। 16th MCQs है 2020 में आया हुआ है। ये MCQs है द डायमंड हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो जनरल MCQs है कि मतलब बच्चों वाली बात है कि जो हमारे पास जो डायमंड है वो 4th वैलेंस, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इस टॉपिक के इस मटीरियल्स को आपने इस MCQs को आपने स्टडी कर लिया है। अब आपका ये टॉपिक जो है वो कवर हो चुका हुआ है, अब आपको इससे कोई डाउट नहीं है। पास पेपर को भी रीड किया, इससे रिलेटेड टॉपिक को भी रीड कर लिया, जो एक्सपेक्टेड MCQs आ सकते थे उनको भी रीड कर लिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी देख ली, हर तरह की वैल्यूज़ आपने देख ली। ये चीज़ होगी कम्प्लीटली प्रिपेयर। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस को लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलें और 2021 का जो एग्ज़ाम है उसमें आप 100% रिज़ल्ट अपने शो कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।